वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज। तो हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी की सीरीज़ चल रही है और उस स्पेक्ट्रोस्कोपी की सीरीज़ के अंदर हम अपनी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी शुरू कर चुके थे। ठीक है, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम सिग्नल्स निकालना सीख चुके हैं, स्प्लिटिंग भी देख चुके हैं। अब स्प्लिटिंग में हमने पिछले लेक्चर के अंदर केवल जो था वो न्यूमेरिकल फॉर्मूला देखा था कि हमने ये देखा था कि जो स्प्लिटिंग होती है वो होती है हमारी n+1 से। ठीक है, n+1 हम एक फॉर्मूला यूज़ करते थे, या फिर हमने बोला था कि अगर हमारे पास दो नेबरिंग प्रोटॉन्स हो तो उनकी वजह से जो फॉर्मूला अराइज होता था वो अराइज होता था हमारा n+1 और m+1। इससे हमने चेक करी थी, हमारी स्प्लिटिंग्स को देखा था कि कितनी जो है वो हमारी स्प्लिटिंग यहाँ पे होती है ना। अब हम है यहाँ पे ये चेक करेंगे कि आज की क्लास में कि ये हुई कैसे। भाई कुछ तो रीज़न रहा होगा ना कि हमारा जो सिग्नल मिल रहा है, हमें जितने भी सिग्नल एनएमआर में मिल रहे हैं उन सिग्नल्स में स्प्लिटिंग की वजह क्या है, रीज़न क्या है। तो आज हम वही चीज़ यहाँ पे चेकआउट करने वाले हैं। फिजिकल बेसिस ऑफ स्पिन कपलिंग। ठीक है, तो हम देखेंगे आज हमारा फिजिकल बेसिस ऑफ स्पिन कपलिंग। अब फिजिकल बेसिस में हमें ये चेक करना है कि हमारा कैसे क्या होता है। देखो, हमने ये बोला था कि स्प्लिटिंग जो था, मैंने ये बताया था कि यहाँ पे जब हमारे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड करते हैं तो दो के अंदर जो है वो हमारा स्प्लिटिंग यहाँ पे होती है। अगर ये जो चीज़ है, देखो हमने ये बात करी थी कि हमारा जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड करती है तो दो कंडीशन अराइज होती है, या तो जो हमारा न्यूक्लियस का स्पिन है वो किसके डायरेक्शन में हो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, या फिर जो हो वो अपोजिट द मैग्नेटिक फील्ड हो। दो कंडीशन यहाँ पे अराइज होती है और उसी के बिहाफ पे हमने +½ और -½ को बताया था। इस तरीके से मेरा एक प्रोटॉन है, मैंने क्या बोला, मैं दूसरा प्रोटॉन लिया हूँ। देखो, इंट्रैक्शन स्पिन कपलिंग तभी होगी जब हमारे पास नेबरिंग प्रोटॉन अवेलेबल होगा, और नेबरिंग प्रोटॉन भी कैसा होना चाहिए, नॉन इक्विवेलेंट होना चाहिए। मतलब उसका केमिकल एनवायरनमेंट जो है वो डिफरेंट होना चाहिए। जब उसका केमिकल एनवायरनमेंट डिफरेंट होगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों ही, इसमें भी यही चीज़ें डेवलप होगी। ठीक है, सपोज ये HA प्रोटॉन का है, ये HB प्रोटॉन का है, दोनों के अंदर सेम चीज़ डेवलप होगी क्योंकि स्पिन तो दोनों करेंगे जब मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई करेंगे इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे क्या होता है, ये देखो यहाँ पे ये इंट्रैक्शन कर रहा है, ये यहाँ पे ये इंट्रैक्शन कर रहा है, तो इन इंट्रैक्शन की वजह से क्या होता है कि हमारी स्प्लिटिंग हो जाती है। तो सपोज अगर मुझे एक सिग्नल यहाँ पे मिल रहा था जो कि हम क्या बोल रहे थे, सिंगलेट बोल रहे थे। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, डबलेट भी मिल सकता है, ट्रिपलेट भी मिल सकता है, वो डिपेंड करेगा हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के ऊपर। लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के ऊपर ना जाने से पहले ये देखते हैं कि आखिर रीज़न क्या था इसके पीछे। ठीक है, तो देखो splitting in NMR signal arises due to स्पिन कपलिंग। अभी हमने बोला कि जो हमारी स्प्लिटिंग है वो अराइज होती है किसकी वजह से, स्पिन कपलिंग की वजह से बिटवीन नेबरिंग नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कुछ पॉइंट्स मेन है। स्पिन कपलिंग हुई है, किसकी वजह से हुई है, नेबरिंग नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स की वजह से। मतलब अगर हमारे पास सपोज जैसे कि मैंने बोला मेरे पास CH3 है, दोनों प्रोटॉन सेम है, तो यहाँ पे जो है, ठीक है, दोनों जो इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स है यहाँ पे, तो इसकी वजह से स्प्लिटिंग कभी नहीं होगी। स्प्लिटिंग जब होगी तो उसके लिए हमें ये चेक करना है कि हमारा CH2 टाइप का कोई मॉलिक्यूल हो, तब हम ये कह सकते हैं कि हमारी यहाँ पे जो है वो स्प्लिटिंग होगी। तो नॉन इक्विवेलेंट नेचर टाइप के प्रोटॉन चाहिए। नॉन इक्विवेलेंट हम ढंग से पढ़ चुके थे प्रीवियस लेक्चर के अंदर, नहीं देखा तो पहले वहाँ जाके चेक करो। ठीक है, देन हम बात करते हैं हुआ क्या कि जो हमारा प्रोटॉन है
वो टाइनी बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अब जब प्रोटॉन हमारा जो है वो टाइनी बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही तुम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड करोगे, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, लोकल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। अब लोकल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने से क्या होगा कि दोनों प्रोटॉन्स के ऊपर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड लग रही होगी, ठीक है। तो प्रोटॉन बिहेव्स एज टाइनी बार मैग्नेट एंड व्हेन वी अप्लाई magnetic field it generates local magnetic field। क्या जनरेट करता है वो, लोकल मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। या फिर हम लोकल की जगह इसको एक और वर्ड मैंने बताया था जब अपन ने शील्डिंग डी-शील्डिंग पढ़ा था, इंड्यूस्ड, ठीक है। इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड भी हमें यहाँ पे अवेलेबल होती है। तो दो चीज़ें यहाँ पे होती है हमारी, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड और लोकल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। कुछ भी बोल सकते हो, डायमैग्नेटिक करंट भी हमने इसको नाम दिया था। तो जब इसने इस तरीके से बिहेव किया तो वहाँ पे भी क्या हो रहा था, देखो जब हमने वहाँ पे भी देखा था, मैंने ये कहा था कि हमारा ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डेंसिटी होती है और वो क्या कर रही थी, रोटेशन कर रही थी, और उसी रोटेशन के कारण हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड था वो इंड्यूस हो रहा था। साथ ही साथ हमने मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाइड करी थी। अब इंडक्शन जो हो रहा था वो हमने ये बोला था कि अगर विद इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है हमारा, इसके साथ ही है जो है, तो हमारा क्या हो रहा था, डी शील्डिंग, और अगर हमारी अपोजिट डायरेक्शन में था तो हमने बोला था कि हमारा शील्डिंग हो रहा था। ये चीज़ हम वहाँ पे देख चुके थे। तो अब हम बात करते हैं कि हमने क्या करा, दो प्रोटॉन से समझते हैं कि हमने दो प्रोटॉन लिए, अब उन दोनों प्रोटॉन्स के ऊपर हमने क्या करा, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड करी। जब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड करी तो वो क्या करेंगे, रेजोनेट करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो कंसीडर ए मॉलिक्यूल हैविंग नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन H एंड HB, ठीक है। दो प्रोटॉन लिए, सिंस they have different environment, they resonate at different field strength। तो वो रेजोनेट करेंगे हमारे डिफरेंट फील्ड स्ट्रेंथ के ऊपर, एंड द सिग्नल्स ड्यू टू दीज प्रोटॉन्स, द सिग्नल ड्यू टू these protons will not appear as singlet, rather they appear as, rather they टू डबलेट, ठीक है। अब ये पूरी की पूरी थ्योरी है, इसको हम समझ लेते हैं। देखो क्या बोला है हमने दो प्रोटॉन लिए H एंड HB। कैसे प्रोटॉन ले रहे हैं, CH3 CH2 Cl, ठीक है। अभी हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात नहीं कर रहे, मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि ये मेरा A टाइप का प्रोटॉन है और ये मेरा B टाइप का प्रोटॉन है। या फिर एक और काम कर लेते हैं, अभी हमने सिंगलेट की बात की है ना, ठीक है, तो ये CHA और इधर जो होगा वो CHB होगा। इस तरीके का कोई मॉलिक्यूल है, कार्बन की वैलेंसी नहीं चेक कर रहे हैं अभी, कुछ ना कुछ हमारा कोई ना कोई ग्रुप लगा देंगे यहाँ पे, तो H और HB है। अब हमें ये पता है कि जब स्प्लिटिंग चेक करोगे तो n+1 से चेक करोगे, क्या चेक करोगे, 1+1 2, इसका मतलब क्या आना चाहिए, डबलेट, ठीक है। इसका भी क्या आएगा, डबलेट। सिग्नल की बात करोगे, नंबर ऑफ सिग्नल तो कितने आएंगे इसके पास, 2 सिग्नल आएंगे। अब 2 सिग्नल तो ये बोल रहा है, तो 2 सिग्नल का मतलब तो सिंगलेट आना चाहिए था, ठीक है भाई। 2 सिग्नल दे रहा है तो सिंगलेट की फॉर्म में, एक ही तो प्रोटॉन है इसके पास, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
हुआ क्यों नहीं, इसने देखो हमने यही बोला है कि दे अपीयर एज सिंगलेट, इसको कैसा देना चाहिए था, सिंगलेट देना चाहिए था, लेकिन मिलेगा कैसे, 2 डबलेट मिलेगा, क्योंकि 2 सिग्नल है ना। तो पहले तो ये बोला कि एक सिग्नल इस तरीके से मिलता है, एक सिग्नल इस तरीके से, लेकिन ऐसा ना मिलके हमें क्या मिलेगा, सिग्नल कुछ इस तरीके से मिलेगा, 2 डबलेट की फॉर्म में। ठीक है, अब ये रीजन क्या था इसके पीछे, हमने ये बोला कि जब हमारा न्यूक्लियर मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाइड करते हैं, तो देखो एक को हमने कांस्टेंट रखा, सपोज CHA और CHB, मैंने इसको कांस्टेंट रखा। कांस्टेंट इसलिए रखो, देखो समझने की, क्योंकि हम HA के ऊपर HB का इफेक्ट देख रहे हैं। हमने ये बोला स्प्लिटिंग जो होती है वो नेबरिंग प्रोटॉन के इंट्रैक्शन से होती है, तो HA के लिए नेबरिंग प्रोटॉन क्या है, मेरा HB है। HB का इंट्रैक्शन किसके ऊपर देखना है, हमें HA के ऊपर देखना है। ठीक है, तो हमने ये बोला कि जब हमने मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाइड किया, ठीक है, तो जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड करेंगे तो HB प्रोटॉन जो है उसके पास 2 कंडीशन आएगी, या तो वो अलाइंड अगेंस्ट हो मैग्नेटिक फील्ड के, अलाइंड अगेंस्ट मैग्नेटिक फील्ड, या फिर क्या हो, वो अलाइंड विथ मैग्नेटिक फील्ड। 2 कंडीशन से यहाँ पे अराइज हो सकती हैं। ठीक है, 2 कंडीशन यहाँ पे आ गई अपने पास, या तो अलाइंड हो सकता है या फिर अलाइंड विथ मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है। अब क्या हुआ, इस अलाइनमेंट की वजह से यहाँ पे 2 कॉज आते हैं, दिस इफेक्ट। ठीक है, तो इस इफेक्ट को हम 2 कॉज की तरह ट्रीट करेंगे। पहला ये आता है इंक्रीजेस द नेट मैग्नेटिक फील्ड, या तो हमारी नेट मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर दे, और जब हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होती है तो ऐसे केस में हम बोलते हैं इट कॉजेज डी शील्डिंग ऑफ ए प्रोटॉन, डी शील्डिंग ऑफ ए प्रोटॉन। और अगर हमारा, ठीक है, सेकंड ये होगा कि ये क्या करे, डिक्रीज कर दे। अगर डिक्रीज करता है नेट मैग्नेटिक फील्ड को तो वो कॉज करता है हमारा शील्डिंग। तो 2 इफेक्ट हमारे अराइज होते हैं जब हम हमारे HB प्रोटॉन के ऊपर क्या करोगे, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड करोगे, तो 2 तरीके की पॉसिबिलिटीज आ सकती है। और ये हम चेक कर चुके हैं कि हमारी न्यूक्लियर स्पिन 2 तरीके से हो सकती है, या तो अलाइंड रहे या फिर अलाइंड अगेंस्ट रहे। तो 2 तरह की जो है हमारे पास यहाँ पे कंडीशन आ गई। ठीक है, या तो इंक्रीज करा या फिर डिक्रीज करा। तो विद इन द एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हमारा शील्डिंग भी हो रहा है और डी शील्डिंग भी हो रहा है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लाइन ये लिख सकते हैं कि विद इन अ मॉलिक्यूल बोथ शील्डिंग एंड डी शील्डिंग occurs simultaneously which responsible for स्प्लिटिंग, जिसकी वजह से क्या हो रही है, हमारी स्प्लिटिंग का रीज़न जो है वो यही है कि एक ही मॉलिक्यूल के पास शील्डिंग भी है, तो एक ही मॉलिक्यूल के पास क्या है, डी शील्डिंग का भी फिनोमिनन आ रहा है। अब हुआ कैसे, देखो क्या होता है कि शील्डिंग और डी शील्डिंग ऐसे फिनोमिनन है कि हमारे मॉलिक्यूल के पास ना दोनों रहेंगे। स्प्लिटिंग का मेजर देखो, बाद में हम ये भी पढ़ेंगे कि शील्डिंग जो है वो डिक्रीज करती है हमारे केमिकल शिफ्ट को, पोजीशन ऑफ सिग्नल को, और जो डी शील्डिंग होती है वो इंक्रीज करती है। ये आगे के फिनोमिनन में हम जानेंगे। लेकिन अभी क्या पढ़ रहे थे, स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग में क्या हुआ कि ये जो दोनों फिनोमिनन आ रहे हैं ना, ये दोनों क्या हो रहे हैं, साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। अब साइमल्टेनियसली क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हमने ही बोला कि HB प्रोटॉन के ऊपर जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड करेंगे तो डेफिनेटली है कि 2 कंडीशन तो अराइज होंगी।
भाई उसका न्यूक्लियर स्पिन जो है वो रोटेट करेगा। अब उस न्यूक्लियर जब वो स्पिन रोटेट करेगा तो जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगी उसके पास दो कंडीशन आ सकती है, या तो विद इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रह सकती है या फिर उसके अपोजिट रह सकती है। हमने यही तो देखा था जब हम इंडक्शन की चीज़ें पढ़ रहे थे ना, न्यूक्लियर शील्डिंग और डी शील्डिंग के अंदर। देखो यहाँ पे जब हमने शील्डिंग और जैसे ये मेरा न्यूक्लियस था और हमने यहाँ पे बताया था, तो हमने जब इंड्यूस्ड किया था तो हमने इस तरीके से बताया था और हमने ऐसे करा, तो एक तो इसके डायरेक्शन में जा रही थी, विद इन द न्यूक्लियस अपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी। इसका मतलब कि एक मॉलिक्यूल के पास दोनों कंडीशन अराइज करती है। अब हमने ये बोला था कि मेजरली शील्डिंग और डी शील्डिंग किसमें होगा कि जो हमारे प्रोटॉन न्यूक्लियस के पास हैं तो उनके ऊपर जो इफेक्ट लगेगा वो डिक्रीजिंग लगेगा, और जो हमारे न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं, जैसे हमने बेंजीन का केस लिया था, बेंजीन के न्यूक्लियस के पास कोई प्रोटॉन नहीं है, इसीलिए बेंजीन बहुत ज़्यादा डी शील्डेड था, और डी शील्डेड होने के कारण उसकी वैल्यू जो आती है केमिकल शिफ्ट की वो बहुत ज़्यादा आती है। तो हमने यही बात बोली कि अगर विद इन द न्यूक्लियस हमारा जो प्रोटॉन है वो बहुत पास है उसके, तो उसके ऊपर शील्डिंग का इफेक्ट लगता है, और अगर इसके पास नहीं है तो वो हमारा वहाँ पे नहीं लगता। तो हम यही बोल रहे थे ना कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करती है शील्डिंग के अंदर। भाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जैसे जैसे बढ़ाओगे मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता जाता है, हमारा शील्डिंग आती रहती है। यही चीज़ें हमने यहाँ पे बोली थी, ठीक है। और यह भी पता भी लग जाएगा कि कौन से ग्रुप हमारे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं। जब हम फैक्टर्स अफेक्टिंग पढ़ेंगे केमिकल शिफ्ट के, तो वहाँ पे ये भी पता लग जाएगा कि शील्डिंग कैसे हो रही है और डी शील्डिंग का इफेक्ट कैसे जनरेट हो रहा है। अब हमने बोला कि दो फिनोमिनन हमारे अप्लाइड है, ठीक है। दो फिनोमिनन कैसे आए कि भाई शील्डिंग और डी शील्डिंग दोनों का फिनोमिनन हमारा लग रहा है। अब इसको समझते हैं हम डायग्रामेटिक वे से, कि हमने ये बोला ठीक है। एच ए प्रोटॉन को तो देखो, एच ए तो क्या था कि मेरा हाँ इसी डायरेक्शन के अंदर मेरा एच ए था, इसी वाले डायरेक्शन में एच ए था। एच बी जो है वो एक बार तो इसके अलाइंड हो जाए, एच ए सेम डायरेक्शन में, एच बी यहाँ पे मेरा डिफरेंट हो गया, ठीक है। तो दो कंडीशन आ गई। अब ये वाली जो आई है किसने हुआ कि एच बी प्रोटॉन ने क्या करा है, एच ए प्रोटॉन को शील्ड किया है, या डी शील्ड किया, सॉरी, क्योंकि दोनों मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही है मेरी, इंक्रीज कर रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ है कि एच बी प्रोटॉन ने इस वाले एच ए प्रोटॉन को डी शील्ड किया है, ठीक है। तो एच बी अलाइंड विथ एच ए, एच बी अलाइंड विथ एच ए डी शील्डेड। एच ए का जो प्रोटॉन है वो कैसा हो गया हमारा, डी शील्डेड हो गया। यहाँ पे बात करोगे एच बी अलाइंड अगेंस्ट, अब जो हमारा एच बी है वो अलाइंड हुआ है अगेंस्ट, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हमारा एच बी प्रोटॉन शील्डेड। तो ये दो तरीके के केस हमारे पास आ गए कि एक हमारा शील्ड हो गया और एक मेरा जो है वो डी शील्ड हो गया प्रोटॉन। तो हमने ये चीज़ चेक कर ली यहाँ पे, ठीक है। अब देखो अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड नहीं अप्लाई कर रहे, मतलब एच पी प्रोटॉन नहीं है हमारे पास, सपोज कि जो मेरा मॉलिक्यूल था, जो मेरा मॉलिक्यूल है उसके पास केवल एच ए टाइप का ही प्रोटॉन है, एच बी प्रोटॉन है ही नहीं। अगर एच बी प्रोटॉन नहीं होता तो हमें सिग्नल जो मिलता है एच ए की जो ये पीक है वो कैसी मिलती हमें, सिंगली। सिंगलेट किस केस में मिली हमें, in absence of HB प्रोटॉन। एब्सेंस ऑफ HB प्रोटॉन में हमें क्या मिली, एक ही पीक मिली जब हमारा HB प्रोटॉन नहीं था। लेकिन जब हम बात करें ये जिस चीज़ की, ये कैसा मिल रहा है मुझे, HA का ही डबलेट मिल रहा है, मतलब 2 पीक्स।
कितनी पीक्स मिली मुझे? 2 पीक्स मिली। रीज़न क्या था यहाँ पे? 1 मिनट, HA डबलेट 2 पीक्स कैसे मिली? इन प्रेजेंस ऑफ HB प्रोटोन। किसकी प्रेजेंस में मिला हमें? HB प्रोटोन की प्रेजेंस के अंदर हमें ये जो है ये हमें मिला। अब हमने ये बात बोली कि एक पीक किसकी है, तो देखो एक पीक जो है वो है हमारा HA प्रोटोन जो था वो डी शील्डेड था, और एक पीक जो मिलेगी वो हमें मिलेगी HA की शील्डेड के लिए। मतलब HA जो था यहाँ पे डी शील्डेड है, मतलब HB जो है वो अलाइंड है विथ H0। HB का जो प्रोटोन है यहाँ पे, जो HB का प्रोटोन है वो अलाइंड अगेंस्ट है HA। तो इस तरीके से हमारा ये केस अराइज होता है। हमें सिर्फ इतना जानना है कि किस तरीके से ये चीज़ हुई है। तो डायग्रामेटिकली ये समझा कि जब दोनों प्रोटॉन्स हमारे इस तरीके से हमारी शील्ड कर रहे हैं या डी शील्डिंग कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि एक पीक हमें डी शील्डेड की मिलती है और एक पीक हमें किसकी मिलती है? हमारी शील्डेड की मिलती है। तो इस तरीके से हमारी स्प्लिटिंग का जो रीज़न आता है वो शील्डिंग एंड डी शील्डिंग दोनों फिनोमिनन साइमल्टेनियसली काम करते हैं। इस वजह से जो है हमारी पीक के अंदर क्या आ रही है? हमारी स्प्लिटिंग का रीज़न आ रहा है। इसी वजह से जो है हमारी स्प्लिटिंग यहाँ पे हो रही है। अगर ऐसा नहीं है तो देखो, हमने यही बोला कि अगर स्प्लिटिंग हो रही है तो स्प्लिटिंग का मेजर रीज़न ये है कि नेबरिंग प्रोटॉन होना चाहिए। मैंने ये बोला कि सपोज इसके पास नेबरिंग प्रोटॉन है ही नहीं, तो पीक कैसी मिलेगी मुझे? सिंगल पीक मिलेगी। सिंगल पीक मिलेगी तो इसका मतलब सिंगलेट मिलेगा। इसका मतलब किसी तरीके का इंट्रैक्शन उसके ऊपर लग ही नहीं रहा है। अब जब इंट्रैक्शन नहीं लग रहा है इसी वजह से तो उसने सिंगल पीक दिया हमें। ठीक है, देखो प्रोटॉन हम बोलते हैं n+1 फॉर्मूले से निकालेंगे, तो n+1 फॉर्मूला भी क्या कह रहा है कि हमारे पास एक प्रोटॉन है, इसी वजह से एक और लगा देता तो हमारी स्प्लिटिंग जो होती है वो इस तरीके से हो रही है। अब तुम बोलोगे कि मैम ट्रिपलेट, हाँ तो ट्रिपलेट भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के ऊपर, कि जो हमारे नेबरिंग प्रोटॉन्स है उसके पास कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है। अभी हमने केवल एक एक प्रोटॉन की बात करी, तो एक एक प्रोटॉन से तो हमें ये पता है कि स्प्लिटिंग का जो आता है वो डबलेट ही पीक हमें मिलती है। तो यहाँ पे हमें HA ही के लिए ही क्या मिली है? ये पीक मिली है। इसी तरीके से जब हम HB प्रोटॉन की बात करेंगे तो HB प्रोटॉन को तो हम इस कांस्टेंट रख लेंगे, क्योंकि उसके ऊपर इंट्रैक्शन किसका देखोगे? फिर HA का। तो जब दूसरा केस अगर देखोगे, चेक करोगे, तो यहाँ पे अब HB को क्या रखोगे तुम? इसका तुम्हें निकालना है तो इसको कांस्टेंट रख लो, और HA का जो है वो, अब HA का इंट्रैक्शन HP पे देखो, तो जब HA का इंट्रैक्शन भी देखोगे तो भी तुम्हें कैसी पीक मिलेंगी? डबलेट ही पीक मिलेंगी, क्योंकि हमने सिंगल सिंगल प्रोटॉन ले रखा है। और जब सिंगल सिंगल ले रखा है तभी तो हमने यहाँ पे एक लाइन लिखी थी कि हमें यहाँ पे 2 डबलेट मिलते हैं सिंगलेट की जगह। 2 डबलेट का मतलब यही चीज़ मैंने यहाँ पे बताई थी। तो जो हमारा स्पेक्ट्रा आएगा वो इस तरीके का आएगा। अब स्पेक्ट्रा जो है वो हम ढंग से बनाना सीखेंगे, वो तो जब आगे की क्लासेस के अंदर आएगा, केमिकल शिफ्ट वगैरह जब हम सीखेंगे तो ये सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पे सीखेंगे कि हमारा स्पेक्ट्रा कैसे ड्रॉ होगा, कि वहाँ पे हम इस तरीके से बनाएंगे, किस तरीके से स्पेक्ट्रा ड्रॉ होगा, कितना शील्डेड के साइड जाएगा, कितना डी शील्डेड की साइड जाएगा, वो सब हम वहाँ पर बाद में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अभी हम केवल इतना जानना चाहते थे कि हमारा यहाँ पे क्या केस हुआ था। हमने यही बोला कि जब मैग्नेटिक फील्ड हम जब अप्लाइड करते हैं, तो जब अप्लाई करते हैं तो HB प्रोटॉन अलाइंड रह सकता है या फिर अलाइंड अगेंस्ट रह सकता है। तो इस तरीके से हमारे 2 कॉज होंगे, डी शील्डिंग और शील्डिंग का इफेक्ट आएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद हमने ये बोला कि दोनों वर्क करते हैं, इसी वजह से स्प्लिटिंग हो रही है, और ये पूरा डायग्रामेटिक वे से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। ये था हमारा पूरा का पूरा फिजिकल बेसिस ऑफ स्प्लिटिंग। ठीक है, अब देखो इसी के अंदर ना हम 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। हम बात करेंगे, अब देखो
यहाँ पे मैंने ये बोला कि CH3 देखो, जहाँ पे प्रोटॉन है ही नहीं वहाँ पे इंट्रैक्शन नहीं लगेगा, और जहाँ प्रोटॉन है ही नहीं उसका जो है हमारी सिग्नल भी नहीं देगा। हमने यही बोला था जहाँ प्रोटॉन है वहाँ हमें सिग्नल मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम प्रोटॉन NMR की स्टडी कर रही हैं। तो जहाँ पे सिग्नल है, मतलब जहाँ पे प्रोटॉन है वही सिग्नल देगा। अब यहाँ पे कितने सिग्नल मिलेंगे? सिग्नल की बात करोगे तो एक ही। एक कैसे मिला? देखो यहाँ पे कोई किसी तरीके का प्रोटॉन नहीं है, CH3CO से ही जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे भी जो CH3 है वो CO से ही जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे किसी तरीके का केमिकल एनवायरनमेंट चेंज हो ही नहीं रहा है इसका। जब केमिकल एनवायरनमेंट चेंज नहीं हो रहा है तो ये भी मेरा A टाइप का प्रोटॉन है और ये भी मेरे A टाइप का प्रोटॉन है। अब एक ही सिग्नल आना है। अब एक ही सिग्नल के अंदर हमें क्या मिलेगी? सिंगलेट पीक मिलेगी। क्यों? N+1 का फॉर्मूला लगा दो। क्या इसके पास प्रोटॉन है? नहीं है। क्या इसके पास है? इसके पास नहीं है। तो इधर भी N+1 और पी कैसी मिलेगी हमें? सिंगल। तो देखो जब यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम आता है, मैंने पहले भी एक बात बोली है कि वहाँ पे जो मेजरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्या पूछे जाते हैं? नंबर ऑफ सिग्नल निकालना, ठीक है, मल्टीप्लिसिटी निकालना। अब हमें ये पता मल्टीप्लिसिटी क्या होती है। मल्टीप्लिसिटी जो है वो हमारा स्प्लिटिंग ही है, ठीक है। इसके साथ साथ ही हम ये भी आगे की क्लास में चर्चा करेंगे कि किस तरीके से हमारी स्प्लिटिंग हो रही है, और उसके साथ हमें जो डेटा मिलता है वो किस तरीके का हमारा मिलता है, इंटेंसिटी। इसके साथ साथ ही शायद हम पिछली लेक्चर, इसके बाद वाले लेक्चर में आएगा कि हम ये पढ़ेंगे कि पास्कल ट्रायंगल होता है। पास्कल ट्रायंगल से जो है वो हम उसकी स्प्लिटिंग निकाल सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ हम ये भी बात कर चुके थे कि अगर एक पीक मिल रही है तो हमारा सिंगलेट होता है, 2 मिल रही है तो हमारा डबलेट होता है, 3 है तो ट्रिपलेट है हमारा, 4 के लिए क्वार्टेट है, 5 मिलती है तो क्विंटेट होता है, 6 के लिए सेक्सटेट होता है, 7 के लिए सैप्टेट होता है। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं जब हम एक स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो हम इसी तरीके से हमारे स्प्लिटिंग, नंबर ऑफ सिग्नल्स, और उसके बाद जो है वो हम केमिकल शिफ्ट भी निकालना सीख जाएंगे कि हम किस तरीके से हमारी केमिकल शिफ्ट को निकालते हैं। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे, ठीक है। एक दो जैसे हम क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन में हम ये तो शायद मैं प्रीवियस क्लास के अंदर बता चुकी थी कि अगर हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट होता है तो हमें कितने सिग्नल मिलते हैं? एक ही सिग्नल मिलता है। ये हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टी थी। हमने बोला था यहाँ पे ऑर्थो पैरा मेटा कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करोगे और कितना सिग्नल दोगे? यहाँ पे एक ही सिग्नल। लेकिन इसके अलावा कुछ आ जाता है तो हम वहाँ पे जो सिग्नल चेकआउट करते हैं वो अलग अलग बिहाफ पे करेंगे। जैसे हमने बात की थी वहाँ पे मेरा F आ जाए, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है तो ऑर्थो पैरा मेटा कितने सिग्नल की बात करोगे? 3 सिग्नल की बात करोगे। लेकिन अगर यही चीज़ मेरी F और F इस तरीके से आ रहा था तो हमने यही बोला था कि अगर ये चीज़ आ जाती है तो हम यहाँ पे POS लगाते हैं। और POS से क्या है कि ये दोनों प्रोटॉन सेम आ रहे हैं, है ना। तो जब दोनों प्रोटॉन सेम आ रहे हैं तो हम क्या बोलते हैं? कितना है हमारा? एक ही सिग्नल हमें यहाँ पे मिलेगा। लेकिन FF की जगह ही अगर मेरा F और Cl आ गए, अब POS लगाओ तो 2 सिग्नल हमें यहाँ पे मिलते हैं। ये और ये तो सेम हो जाएगा, ये और ये सेम हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये हमें 2 सिग्नल प्रोवाइड करेगा। तो इस तरीके से हम हमारे सिग्नल्स निकाल चलते हैं। अब जितने सिग्नल्स आते हैं उतनी ही हमारी स्प्लिटिंग, मतलब स्प्लिटिंग क्या, सिग्नल जितने मिलेंगे उतनी ही हमें क्या मिलेंगे? पीक्स मिलेंगी। अब पीक्स कैसे मिलेंगी? जब स्प्लिटिंग होगी। तो स्प्लिटिंग ऐसा नहीं है कि तुम हमें 2 सिग्नल मिल रहे हैं ना तो 2 की ही स्प्लिटिंग करवाओगे, ऐसा नहीं 3 की स्प्लिटिंग करवा दोगे। जितने प्रोटॉन्स आ रहे हैं कि यहाँ पे सपोज ये दोनों सेम है ना, तो इन सेम के लिए निकाल लो कितना आएगा। इस वाले प्रोटॉन का इफेक्ट दिखेगा तुम्हें, तो ये H प्रोटॉन है, ये मेरा H भी प्रोटॉन है। सिग्नल निकालो कितना आएगा? डबलेट आ जाएगा। इसी तरीके से इसका लिए भी डबलेट आ जाएगा। तो हमें इस तरीके से चेक करना है जो सिग्नल हमारे डिफरेंट आ रहे हैं, जो हमारे प्रोटॉन्स केमिकली एनवायरनमेंट डिफरेंट में रहते हैं, उसके लिए हमें यहाँ पे सिग्नल निकालना है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, स्पिन स्पिन कपलिंग, जो कि हमने ये पढ़ा कि स्पिन स्पिन इंट्रैक्शन से के कारण क्या हो रहा है? हमारे स्प्लिटिंग हो रही है। आगे की चर्चा के अंदर हम देखेंगे कि हमारी केमिकल शिफ्ट कैसे होती है, उसके फैक्टर्स क्या क्या हैं,
और उसको कैसे निकालते हैं, उसका स्पेक्ट्रा कैसे ड्रॉ करते हैं। लास्ट का जो इसका देखो, सबसे पहले अगर हम ये सारी चीज़ें सीख गए ना, सिग्नल निकालना, पोजीशन निकालना, इंटेंसिटी निकालना, स्प्लिटिंग देखना, तो उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी क्या पूरा का पूरा स्पेक्ट्रा। उस स्पेक्ट्रा के बिहाफ पे ना हम ये निकालना सीखेंगे कि हमारा किस तरीके का मॉलिक्यूल है। अगर जैसे हमें मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दे रखा है या केवल और केवल स्पेक्ट्रा दे रखा है हमें, तो उस स्पेक्ट्रा के बिहाफ पे हम हमारा क्या निकालेंगे, हमारा डेटा भी इंटरप्रेट करेंगे कि किस तरीके से हमें यहाँ पे वैल्यूज़ मिलती हैं। सो थैंक यू।